गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 में क्या है, तो लिविंग वर्ल्ड। एक्चुअली ये जो अभी हम पेज देख रहे हैं इसमें अभी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नीट में और ना बोर्ड में किसी में भी नहीं आएगा। बस यहाँ पे लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये पॉइंट आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, पॉइंट आगे देखेंगे। और ये एक साइंटिस्ट आता है अर्नस्ट मेयर, ठीक है। अर्नस्ट मेयर, ये कब इसका जन्म हुआ था? ये हुआ था 5 जुलाई 1904 को। इस बंदे का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904। कहाँ पे हुआ था ये? इन कैम्पटन जर्मनी में हुआ था, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखने का चीज़ नहीं है, वो सब थोड़ा बहुत ये सब देख लेना। मतलब कि अगर 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट का नाम लेंगे तो इसको तो आना ही है। और डार्विन, 20th सेंचुरी का डार्विन ये बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन, ठीक है। इसका मेन चीज़ एक और याद रखना है कि ये जो साइंटिस्ट है ना, ये क्या दिया था, ये क्या किया था, ये दिया था करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ये इम्पोर्टेंट है ये करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज। मतलब सब ये जो है ना, ये डेफिनेशन दिया था ये बायोलॉजिकल स्पीसीज का, ठीक ना। तो ये सबसे इसका मेन पॉइंट है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे चीज़ पे काम किया, जैसे कि इवोल्यूशन हो गया, ये सब हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया, सिस्टमेटिक एंड हिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ये बहुत सारा चीज़ पे ये सब काम किया था। और ये इसका जो है 1904 से लेके 2004 तक ये हमारे पृथ्वी पे प्रेजेंट थे, समझ गया। वो सब तो चलो छोड़ो, वो सब तो कहीं नीट उट में नहीं पूछता है। मेन चीज़ है ये। अब आते हैं चैप्टर पे, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड यही है हमारा, अब शुरू हो रहा है चैप्टर। तो लिविंग क्या होता है? मेन चीज़ ये है कि हम लोग जितना भी चीज़ देखते हैं ऊपर में लिखा हुआ है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। मतलब है कि हमारे जितने भी मतलब कि लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड है, कितना कैसे इतना ब्यूटीफुल है, ठीक है। मतलब कि ये जो इसका बहुत सारा वाइड रेंज होता है लिविंग थिंग्स का, ठीक है ना। लिविंग थिंग्स का बहुत बड़ा भास्ट होता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद जितना भी एनिमल्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारा ऐसा है जो लिविंग एग्जिस्ट करता है। मतलब कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा हैबिटेट में भी रहते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी लिविंग पाए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसे जानवर होते हैं जो माउंटेन पे होते हैं, बहुत हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं। और बहुत कुछ होते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, जो कि उतना नीचे में पाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि गर्म को भी बर्दाश्त कर सकता है, जिसको हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। वहाँ भी ये लोग एग्जिस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग इस सब मामले में स्पीचलेस हो जाते हैं कि मतलब कि ये सब इतना हद तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वही सब हम इस चीज़ में देखेंगे। कुछ जैसे लिविंग वर्ल्ड होते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर में भी होते हैं, ओशियन में होते हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट वगैरह हम लोग 12th के इकोसिस्टम में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखेंगे द ब्यूटी ऑफ द ग्लोप्सिंग हॉर्स। मतलब बोल रहा है जैसे कि घोड़े दौड़ते हैं ना, उस तरीके से ब्यूटी नज़र आते हैं इसमें, ठीक है।
बहुत सारा माइग्रेट बर्ड करते रहते हैं यहाँ से वहाँ। ये सब क्या है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, बहुत सारा गर्मी में, कुछ वैली में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब का हम लोग सब इसमें बात करेंगे। अब मैं पाते हैं लिविंग वर्ल्ड। When we try to define living world, we conventionally look the distinguished characteristics exhibited by the living organism growth। मतलब कि जैसे ही लिविंग का हम नाम लेते हैं, जैसे ही कोई पूछता है लिविंग, तो मेन चीज़ में क्या क्या आ जाना चाहिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। मेन इसमें आता है एबिलिटी टू sense the environment, mount a suitable response for come from the mind immediately as unique feature of living beings। देखो लिविंग बींग्स जो होता है ना, ये हम लोग तो देख लिए इसमें क्या क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, और सेंस कर इन्वायरमेंट को सेंस करने का क्षमता होना चाहिए उसमें, मतलब कि सुटेबल रिस्पॉन्स देना चाहिए कि देना चाहिए इमीडिएटली। जैसे कि कोई जानवर है, कोई जानवर है, अगर वहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो तुरंत ही वहाँ से भागने का कोशिश करेगा, या फिर उस चीज़ को मेंटेन करने का कोशिश करेगा, अपने आप एडेप्टेशन लाने का कोशिश करेगा। जैसे कि हम लोग गर्मी में होते हैं, हम लोग को जैसे गर्मी बढ़ जाता है तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उसको टॉलरेट करना सीख जाते हैं। तो वही सब है सेंस करना इन्वायरमेंट को। वन कैन एड फ्यू और मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज। मतलब कि देखो जैसे ही लिविंग वर्ल्ड के ये सब चीज़ आता है नेचर, उसके नेचर में आता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये मेटाबॉलिज्म करेगा, मतलब अंदर में इसके बॉडी में रिएक्शन सब होते रहेगा, और वो इंजाइम बनाएगा, फिर वो सेल में डेवलप होगा, सेल फिर आगे चल के सेल डिवीजन होगा, मतलब ये सब उसके बॉडी में होते रहेगा। और ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है, एक से अनेक बनाएगा, और ये सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है, मतलब कि ये जो है ना अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में चलता है, ऑर्गेनाइज वे में चलता है। और ये क्या होता है, इंटरेक्ट टू इमरजेंस ऑफ दिस लिस्ट, मतलब हम लोग अब जो देखेंगे ना ये सबसे इसको इंटरेक्ट करेगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो तो ग्रो करता ही है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करने का मतलब हुआ जो इनसाइड से ग्रो करता है सेलुलर लेवल पे। हम देखो जैसे कि एक पहाड़ हुआ, पहाड़ के ऊपर में मिट्टी का परत बन रहा है, वो भी तो ग्रो हो रहा है ना, इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे लिविंग बीइंग में। मेरा कहने का मतलब ये है जो लिविंग है ना वो अंदर से इंक्रीज होगा। जैसे हमारे बॉडी जब सेल डिवीजन होके हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारे कान बड़े हो रहे हैं, हाथ बड़े हो रहे हैं, पैर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से हम कुछ जमाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब सेलुलर लेवल से इनसाइड में जो ग्रोथ हुआ वो होता है लिविंग। तो हम लोग अब पढ़ते हैं और देखते हैं। इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। मतलब बोल रहा है कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करेगा, इंक्रीज मास में इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल करेगा, मतलब कि एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे करके ये लिविंग जितना भी है वो करेगा। ट्विंस का भी हो सकता है ग्रोथ, इंडिविजुअल और ट्विन कैरेक्टर, इंक्रीज मास, इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ट्विन कैरेक्टर, ये दोनों कैरेक्टर होता है। जैसे कि इंक्रीज इन मास एंड इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल ग्रोथ। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। देखो जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सब आता है। जैसे जितना भी एडवांस है ना, जितना भी हम हैं, ह्यूमन है, कबूतर है, मैना है, मतलब जितना भी एडवांस है, जितना भी हम सब कुछ देखते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। एक्चुअली में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का आगे हम
देखेंगे अच्छे ढंग से, पूरा फुल्ली डिटेल्स में चलेंगे। बस अभी ऊपर ऊपर हम लोग 9th क्लास 10th क्लास में तो देखे थे ना, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, तो मल्टी सेलुलर ये एडवांस होता है, तो इसमें सेल डिवीजन का प्रक्रिया होता है। तो हम लोग देखे थे 9th क्लास में सेल डिवीजन किस में होता है, मल्टी सेलुलर में होता है। और फिजन वगैरह हो गया, ये सब हो गया, वो यूनिसेलुलर में होता है। वो सब आगे चल के देखेंगे, ग्रो बाय सेल डिवीजन। ठीक है। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन। देखो ये जो इन प्लांट के सीन में क्या होता है ना, प्लांट में हमेशा सेल डिवीजन होते रहता है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में हमेशा ग्रोथ होते रहता है, रुकता नहीं है। इसीलिए किसी भी प्लांट का कभी हाइट एक पॉइंट पे जाकर स्थिर नहीं होता है, वो बढ़ते ही जाते रहता है। छोटा है, बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे जो देखते हैं हम लोग, कुछ बड़ा होकर फिर अपने आप नहीं टूट जाता, अगर उसको कुछ एबायोटिक फैक्टर ना पड़े तो वो ऐसे ही रहते हैं। ठीक है। कंटिन्यूसली थ्रू दी लाइफ स्पेन, मतलब कंटिन्यूसली वो जो है ग्रोथ करते जाता है। इन एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। जैसे कि एनिमल हो गया, हम लोग हो गए, हम लोग वैसे बहुत बड़े जानवर हैं, हम लोग इंसान जानवर ही होता है, लेकिन हाई कोटि का, उच्च कोटि का जानवर होता है। अगर हम लोग को कोई बोल देता है जानवर, तो हम लोग बुरा मान लेते हैं, नहीं मानना चाहिए। हम लोग जानवर हैं तो हैं, लेकिन हम लोग उच्च कोटि का जानवर हैं, उच्च कोटि का जानवर हैं। हाउएवर दी, मतलब हम क्या बोले, इंसान हो गया और एनिमल हो गया, इसमें क्या होता है, एक सर्टेन एज तक ही सेल डिवीजन इसके अंदर में या फिर ग्रोथ होता है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू रिप्लेस लॉस्ट सेल। तो हमारे में कहने का मतलब ये नहीं है कि सेल डिवीजन होगा ही नहीं। हमारे में जब जब कोई हमारे जैसे कि हमारा स्किन हो गया, तो जब स्किन, तो सॉरी कॉल आ गया था। तो हाँ, हम कहाँ पे थे, हाँ, तो हमारे में क्या होता है, तो हमारे में सेल डिवीजन एक सर्टेन टिश्यू में होता है, जैसे कि रिप्लेस करने के लिए लॉस्ट सेल को। जैसे कि हमारा स्किन हो गया, हमारे स्किन, जैसे कि हमारा बॉडी है ना, हमारे बॉडी में लगभग में करोड़ों सेल डेली मरते रहते हैं, मतलब मरते रहते हैं, नया बनते जाते हैं, मतलब रिप्लेस होता है, फिर से नया आता है। ये नहीं जो हमारा बॉडी धीरे 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 इंक्रीज करते 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 बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ डिजीज में होता है, वो हम अलग, वो तो अलग चीज़ का है, वो तो बाद की बात है, उसमें हम 12th के बाद बात करेंगे, टाइम मिलेगा तो बात करेंगे। ठीक है। तो वो सब भी होता है, कुछ कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाता है, जब हम लोग पैथोलॉजी पढ़ेंगे ना MBBS में जाके, तो वो सब होता है। जैसे कि मैं अभी MBBS कर रहा हूँ, तो हम लोग को वो सब पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो वो सब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है नीट और बोर्ड के लिए। ठीक है। रिप्लेस लॉट्स लॉट्स लॉस्ट सेल। ठीक है। जब लॉस्ट हो जाता है तो फिर उसको रिप्लेस करने के लिए नया आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिवीजन, ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो क्या होता है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, और यूनिसेलुलर organism grow by cell division. One can easily observe this in vitro culture by simply containing the number of cell under the microscope. तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये सब जो सेल डिवीजन है, ये सब चीज़ हम लोग विट्रो कल्चर में देखते हैं माइक्रोस्कोप से। ठीक है ना। विट्रो कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं सेल डिवीजन को। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब देखा जाता है कि मेजोरिटी, मतलब हायर एनिमल जो प्लांट में क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन को देखा जाता है किस तरीके से, म्यूचुअली, कि वो सेल बढ़ रहा है,
तो यहाँ का भी सेल बढ़ेगा। इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर द इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। देखो, हम लोग को एक चीज़ जो है ना मस्ट रिमेंबर होना चाहिए, इंक्रीज इन बॉडी मास। जब बॉडी मास बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है। जब इंक्रीज होगा बॉडी मास तो उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है। देखो, ये जो बॉडी मास है ये दो तरीके से बढ़ता है। तो इसका करने का मतलब देखो, जैसे लिविंग में भी बढ़ेगा और नॉन लिविंग में बढ़ेगा। नॉन लिविंग में बढ़ाने का हम मतलब बताते हैं। जैसे कि मान लो घर में कोई कुर्सी है या फिर पलंग है, कोई भी चीज़ टीवी है, तो घर को हम खुला छोड़ देते हैं, मतलब धूल मिट्टी आने के लिए। तो उसको साफ़ सफाई नहीं करेंगे, देखेंगे कुछ दिन के बाद क्या होता है, तो उस पर परत जम जाती है। ठीक है ना, मोटा मोटा परत जम जाएगा, तो उसको हम थोड़ा, उसमें भी तो ग्रोथ हो रहा ना, उसमें भी तो मास बढ़ रहा है ना उस चीज़ का। तो क्या हम उसको बोल देंगे कि ये ग्रोथ हो रहा है? नहीं बोलेंगे। नॉन लिविंग के थिंग्स में नहीं बोलेंगे हम। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, वही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, हम आगे देखते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास सर्टेन फॉर ग्रोथ। देखो, नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या होता है, ग्रो करता है, ये इंक्रीज करता है बॉडी मास। ठीक है ना। जैसे कि माउंटेन हो गया, बुल्डर्स हो गया, एंड सैंड वोन्ड्स हो गया, डू ग्रो। देखो, जैसे कि हम लोग राजस्थान वगैरह सब जाते हैं तो देखते हैं दिन में ये छोटा सा कोई टीला है, और कुछ दिन के बाद या फिर सुबह में बहुत बड़ा टीला हो जाता है, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक सैंड आया के बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये भी तो ग्रोइंग है ना। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सहिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अकुमुलेशन ऑफ मटेरियल। हाँ, वही वही चीज़ लिखा हुआ है। क्या एक पे एक अकुमुलेट होता है, एक पे एक जाके अकुमुलेट हो के मतलब वो बड़ी हो जाती है, सरफेस उसका मोटा हो जाता है, इसलिए लगता है बढ़ गया पूरा। तो वही होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर इनसाइड। अभी हम पहले आगे हम बोले थे 1-2-3 मिनट पहले कि बॉडी मास जो बढ़ा है ग्रो इसमें क्या किस में, लिविंग में जो बॉडी मास बढ़ता है वो इनसाइड से बढ़ता है, इनसाइड से बढ़ता है। देयर फोर कैन नॉट टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम इस चीज़ को डिफाइन में नहीं लेते हैं जो कि बाहर से इंक्रीज करता है। मतलब कि बॉडी मास इनसाइड से ग्रो होना चाहिए, मतलब सेलुलर लेवल पे सेल डिवीजन के थ्रू, या सेल जब डिवाइड करते जाता है, जो बढ़ता है, तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। 1 से 2 ऐसे करके हम आगे चल के सबका पूरा पढ़ेंगे। सेल डिवीजन, वो टीलोफेज, मैटोफेज, मैटोटिक फेज, वो सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से। मियोसिस, माइटोसिस वगैरह सब पढ़ेंगे। देयर फोर वी कैन नॉट टेक डिफाइनिंग, इसीलिए हम इस चीज़ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं। कंडीशन under which can be absorbed in all living organism have to be explained and then understand characteristics of living a dead organism does not grow। हाँ, तो वही हम लोग एक कंडीशन सब देखेंगे, और कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन कैसे ग्रो करता है। रिप्रोडक्शन, वो हम लोग तो देख लिए ग्रोथ का, ग्रोथ क्या होगा अब इसका हम बताएंगे। तो ग्रोथ जो होगा नॉन लिविंग में भी होगा और लिविंग में भी होगा। तो लिविंग में दोनों साइड से ग्रोथ हो सकता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी और इनसाइड बॉडी। जब इनसाइड बॉडी होगा तो लिविंग में होगा, अन्यथा वो नॉन लिविंग में तो होता ही है। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, अब हम लोग जो है इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन refer to the production of progeny and processing feature more less similar those of parents। देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो रिप्रोडक्शन होगा
रिप्रोडक्शन होगा तो वो आगे चल के क्या बनाएगा, अगला प्रोजनी बनाएगा। ठीक ना, प्रोसेसिंग होगा, फीचर मतलब कि सब कुछ फीचर्स उसी का आएगा जो पेरेंट्स में होता है, और कुछ कुछ मोर और लेस भी हो सकता है। जो पेरेंट मतलब पेरेंट्स के मिलता जुलता भी हो सकता है। ठीक है, तो इनवेरिएबिलिटी और इम्पैक्टिलिटी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मेन क्या होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोजनी जो बनता है पेरेंट्स से, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, ये 100% सिमिलर नहीं होगा, 99.99% हो सकता है। ठीक न कुछ थोड़ा सा पॉइंट रिफर आएगा, उसे पता नहीं चलता लेकिन रिफर होगा। अगर रिफर नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो बंदर से बने हैं ह्यूमन, तो इसमें एक टाइम पे क्या हुआ था, डिसिमिलैरिटी आ गया था, उसी से हम लोग बढ़ते गए, वो लोग उधर ही रह गया। देखो कहीं एक जगह पे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ और हम लोग इंसान की तरफ बढ़ गए, और कुछ बंदर जो है अभी उसी प्रोसेस में होगा। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक से कुछ अनदर टाइप का बनना। ठीक है, तो इवोल्यूशन चैप्टर है, उसको हम लोग बढ़िया अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन आती है, थोड़ा बहुत आता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल, मतलब रिप्रोडक्शन का जो यहाँ पे है दो प्रकार की होगा, एक सेक्सुअल होगा और एक दूसरा एसेक्सुअल होगा। ठीक ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये दो प्रकार की हुआ। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो, जैसे कि फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। देखो एसेक्सुअल में क्या होता है ना, एसेक्सुअल में सिमिलर प्रकार के होते हैं सारे प्रोजनी, मेरा मतलब प्रोजनी बोलो या फिर उसका स्पोर सबका फॉर्म। देखो एसेक्सुअल में क्या होता है, स्पोर सबका फॉर्मेशन होता है, तो उसमें सब एक ही प्रकार का होता है। इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा पेरेंट्स है, कौन सा उसका स्पेरिंग है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑफ स्पेरिंग, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट हाइड्रा, लोअर ऑर्गेनिज्म होता है ना, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा लोअर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। जैसे ही हायर ऑर्गेनिज्म हो गया तो उसमें क्या होगा, हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट हाइड्रा एब्जॉर्ब बर्डिंग, ये सब में प्लानेरिया फ्लैटवर्म, ये सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, इसका जो प्रोडक्ट बनते हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं, लाख करोड़ मिलियंस में भी बन सकते हैं एक बार में, वो भी एक टाइम में, मतलब बहुत कम समय में बहुत सारा मतलब इसका प्रोडक्ट बन जाता है, बहुत कम मिली सेकेंड में भी बन सकता है ये, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन वगैरह सब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत सारा फास्ट। जैसे कि नहीं देखते हो किसी को मतलब वायरस इन्फेक्शन वगैरह सब जो हो जाता है, वहाँ के बैक्टीरिया सब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, मतलब मल्टीपल मल्टीपल टाइम होता है ये। ठीक है ना, वी एब्जॉर्ब ट्रू रीजनरेशन, जैसे कि ये जैसे प्लेनेरिया हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, इस सब में क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन भी होता है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि फ्लैटवर्म हो गया, इस सबको एक पॉइंट से काट दिए ना, फिर दूसरा पार्ट भी वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, जैसे कि हमारे में होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में नहीं होता है ना, जैसे कि हमारा हाथ काट दिया, ऐसा थोड़े ना कि हाथ बढ़ते बढ़ते फिर जाके पूरा हाथ बन जाएगा, नहीं होता है। लेकिन ये सब फ्लैट वर्म सब में क्या है, ये सब पॉसिबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। मतलब ये रीजनरेट कर जाता है, मतलब एक बॉडी है उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, जितना भी टुकड़े हुआ फिर से वो वैसा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, इसी को बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। समझ आ गया,
ट्रू डिजेशन, जो कि हमारे में नहीं होता है। जैसे कि छिपकली हो गया, छिपकली के बस पूँछ वाला पार्ट में होता है, हम लोग के भी कुछ कुछ लिवर पार्ट में होता है, ट्रू नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत उसका लिमिट होता है, उतना ही हो पाता है वो। ठीक है। फ्रेगमेंटेड, देखो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट लॉस्ट ऑफ पार्ट, मतलब जो पार्ट उसका चला गया वो पार्ट आ सकता है। इट्स बॉडी बिकम, मतलब वो पूरा जाके बॉडी बना लेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म भी बना लेगा। द फंजा एंड फिलामेंटेनस एल्गी प्रोटीमा ऑफ द मोसेस इजली मल्टीप्लाई फ्रेगमेंटेशन। देखो जैसे कि कुछ कुछ फंजा हो गया, फिलामेंटेनस एल्गी हो गया और प्रोटीमा ऑफ मोसेस हो गया, ये सब क्या करता है, ये सब क्या करता है, मल्टीप्लाई बाय, ये सब क्या करता है, मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सब क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है। याद रखना है नीट सब के लिए ये। व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर, अगर ये यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म में लाए, जैसे व्हेन इट कम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा रिप्रोड्यूस सेम्यूस बाय ग्रोथ। तो मतलब जब ये यूनिसेलुलर में आया, ये सब चीज़ें आया, एल्गी और अमीबा सब में आया, तो ये सब क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा। ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, मतलब ये अमीबा सब में क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ाते जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एंड इक्विवेलेंट इंक्रीज इन सेल नंबर, हम लोग पहले ही देख चुके हैं ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है। इंक्रीज इन नंबर कैसे होता है और मास कैसे होता है। हैंस वी नोटिस द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अब हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। वी आर नॉट एवरी क्लियर अबाउट द यूज ऑफ टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्दर दीज आर मैनी ऑर्गेनिज्म which do not reproduce। देखो हाँ, अब आते हैं कुछ अच्छा पॉइंट पे। ठीक है। तो जैसे कि बोल रहा है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फर्दर दे आर मैनी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ रिप्रोडक्शन होता है which not reproduce, मतलब कुछ देखो रिप्रोड्यूस का तो हम लोग देख लिए कि लिविंग होगा तो रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं लिविंग के मामले में जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि ये म्यूल हो गया। म्यूल क्या है, म्यूल स्ट्राइल है, और वर्कर बी हो गया, वर्कर बी ये इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब उसको हम बोल देंगे ये नॉन लिविंग है, म्यूल है। म्यूल क्या करता है, आगे चल के बच्चा पैदा नहीं कर पाता है, तो उससे आगे जो है बनेगा ही नहीं आगे वाला उसका प्रोजनी। तो ऐसा थोड़ी है कि उसको हम लोग बोल देंगे कि वो नॉन लिविंग है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। फर्दर दी मैनी ऑर्गेनिज्म डोंट, ये सब ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वर्कर इनफर्टाइल होता है। यह याद रखना। म्यूल स्ट्राइल हो गया, म्यूल हो गया, और एस्ट्राइल वर्कर भी ये एस्ट्राइल होता है, और ये इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होता है। हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है सब में ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं आता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है नहीं आता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में हमेशा। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। बोल रहा है कि ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग कैपेबल, मतलब कि वही बात है कि नॉन लिविंग थोड़ी ना ये रिप्रोड्यूस सब कर सकता है, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है। तो अब देखते हैं अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटाबॉलिज्म। देख लिए, मतलब ये हम लिविंग और नॉन लिविंग में देख लिए। नॉन लिविंग कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा,
ठीक है, नहीं करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, और रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट भी नहीं करेगा, नॉन लिविंग नहीं करेगा, लेकिन लिविंग ये सब चीज़ करेगा, कुछ कुछ केस में नहीं करेगा, जैसे कि म्यूल्स हो गया, म्यूल्स हो गया म्यूल्स हो गया, स्टेल वर्कर बी हो गया, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया। ठीक है, अब अनदर हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। देखो हम लोग जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट है, एनिमल, सब कुछ किसका बना हुआ है? केमिकल्स का बना हुआ है। हम लोग 12th में पढ़ेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में, कैसे हम लोग का ओरिजिनेशन है, मतलब किस प्रकार से प्लांट बना, एनिमल बना, इस वर्ल्ड पे लिविंग वर्ल्ड कैसे आया। एक अमाइनो एसिड का कमाल है, ये सब देखेंगे, प्रोटीन वगैरह सब देखेंगे कैसे बना, अमाइनो एसिड कैसे बना, मतलब बायोलॉजी तो एक लिविंग हो गया ना। बायोलॉजी का फादर हम उसको केमिस्ट्री को बोल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से ही हम लोग का उत्पत्ति हुआ है। तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ आएगा ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल। सब कुछ जितना भी लिविंग हम लोग देख रहे हैं, जितना भी अर्थ पे लिविंग देख रहे हैं, सब केमिकल से बना हुआ है। दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लास साइज फंक्शन etc। ये सब जो केमिकल है, कोई स्मॉल केमिकल है, कोई बिग केमिकल है, ठीक ना। ये सब बिलोंग कहाँ से करता है? सबका अलग अलग प्रकार के क्लासेस हैं, साइज हैं, फंक्शन है। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म बने हैं जिस केमिकल का, उस केमिकल का अलग अलग फंक्शन, साइज, सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, etc आर कॉन्स्टेंटली बिगन मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। मतलब कि क्या होता है, ये कॉन्स्टेंटली, ये क्या आता है? बीइंग मेड, मतलब ये चेंज होते जाता है, मतलब ये चेंज हुआ तो आगे बना, जैसे कि छोटा मोलिकुल है, ये मिल के क्या बड़ा मोलिकुल बनाएगा, बड़ा मोलिकुल 3-4 से मिलेगा तो उसको कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब हम देखे हैं ना, पढ़े हैं ये सब चीज़। उसी प्रकार से ये छोटे छोटे, मतलब कि छोटे छोटे चीज़ से ये क्या बनता है, आगे चल के ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो हम लोग क्या हैं, छोटे छोटे केमिकल से एक कॉम्प्लेक्स के तरीके से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी सिस्टम, सब कुछ देखेंगे, वो सब चीज़ अलग, वो सब आगे चल के हम लोग इस सब पे बात करेंगे। अभी हम यहाँ देख लेते हैं। सब चेंज होते जाता है, चेंज हो के सब बने हैं, कॉन्स्टेंटली बिगन मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। सब बायोमोलिक्यूल उसी को बोलते हैं जो केमिकल बायोलॉजिकली वर्क करने लगता है, उस तरीके से होता है ये। दीज कन्वर्सन आर केमिकल रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। दीज कन्वर्सन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, यही होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में। जैसे कि हम लोग खाना खाए, तो खाना खाने के बाद क्या हुआ, हम लोग जैसे कि साग सब्जी खाए, इससे क्या बना, शुगर बना, शुगर से फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, फिर आगे चल के ये सब ग्लाइकोजन बनेगा, फिर बॉडी में स्टोर होगा। फिर वह स्टोर कब काम आएगा, जब हमारे कोई इमरजेंसी होगा या फिर हम लोग काम करेंगे तो फिर टूटेगा। यही सब मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म जब शरीर में कम हो जाएगा तो एनर्जी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है ना, मान लो किसी का देह हाथ घूम गया, बीपी लो हो गया, बीपी लो सब हो जाता है, वो मेटाबॉलिज्म के वगैरह से अगर उसमें स्थिर हो गया। समझ रहा है ना बात को? मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारा जो लाइफ प्रोसेस के लिए जो एटीपी समझ रहे हो ना, एनर्जी, ये सब जो बनता है हमें सब मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है। मतलब हमारे बॉडी में जितना भी रिएक्शंस वगैरह चल रहे हैं, एक टाइम में हजारों रिएक्शंस चलते रहते हैं हमारे बॉडी में। समझ गया ना, एंजाइम का बनना, हार्मोन्स का बनना, हार्मोन सिक्रेट करना, हार्मोन का पहुंचना, ठीक है ना, ये सब चीज़ किस में आता है, सब मेटाबॉलिज्म के अंदर में आता है। मेटाबॉलिज्म से ही ये सब चलते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन occurring simultaneously inside all living organism। वही तो हम अभी बोले कि थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है एक ही साथ, साइमल्टेनियसली एक ही साथ हमारे बॉडी के अंदर चलते रहता है। ये सिर्फ किस में चलेगा, लिविंग में ही चलेगा। ठीक है, बी दे
हाँ, ऑर्गेनिज्म भी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। हाँ, उसमें मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर बहुत हो सकते हैं। मतलब यूनिसेलुलर में उतना एडवांस लेवल से नहीं चलता है, हम लोग देख लेंगे आगे चल के यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर उसका फुल प्रकार से देख लेंगे। ठीक है, देखो मल्टी सेलुलर में ज़्यादा चलते हैं क्योंकि मल्टी सेलुलर एक बहुत वास्ट एंड कम्प्लेक्स बॉडी होता है ना। जैसे हम लोग हो गया मल्टी सेलुलर, तो हमारे में बहुत सारा चीज़ चलेंगे। ऑल प्लांट्स एनिमल फंजा एंड माइक्रोब्स एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, सब में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म सब में होता है। दी सम टोटल ऑफ ऑल दिस केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग इन द आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो मतलब टोटल जितना भी बॉडी हमारे में होता है सब मेटाबॉलिज्म होता है। किस में होता है? हमारे अंदर होता है, हमारे बॉडी में होता है मेटाबॉलिज्म। और नॉन लिविंग में तो नहीं होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। मतलब नॉन लिविंग मेटा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेटाबॉलिज्म एक्सिबिट करता ही नहीं है, मतलब उसमें होता ही नहीं है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्रेश सिस्टम। मतलब बोल रहा है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड बॉडी इन सेल फ्री स्टीम। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रीफर्ड इन द टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग और नॉन। मतलब कि देखो मेटाबॉलिज्म जो होता है कुछ आउटसाइड भी बॉडी में होता है, मतलब आउटसाइड ऑफ बॉडी भी होता है। अभी तो हम लोग इनसाइड मेटाबॉलिज्म पर है ना, आउटसाइड भी होता है लेकिन हमारे अंदर अभी नहीं होगा। वो सिर्फ कहाँ पे होगा? टेस्ट ट्यूब में होगा। ठीक ना, एक ये लैब सब में होगा, वहाँ पे हम करा के देखते हैं। ना लिविंग और नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में नहीं होता है अभी, वो टेस्ट ट्यूब में करा सकते हैं। हेंस व्हाइल द मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये विदाउट एक्सेप्शन जो होता है लिविंग में होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता है, याद रखना। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म चलता ही नहीं है पेन। मेटाबॉलिज्म क्या है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे कि रिप्रोडक्शन में आ गया था, तो हम लोग मेटाबॉलिज्म को याद रखेंगे। समझ आ गया ना? वाइल मेटाबॉलिज्म यहाँ से है, वाइल मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। Isolated metabolism reaction in vitro are not living things but surely living reaction। देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो है ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिजिक रिएक्शन विट्रो में हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी श्योरली लिविंग रिएक्शन होता है। समझ बात को? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। मतलब आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म होता है, उसको हम लोग लिविंग नहीं मानते हैं ना, श्योरली नहीं है कि वो लिविंग होगा, रिएक्शन होगा। सॉरी, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग दे बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। देखो लिविंग रिएक्शन हो सकते हैं, लिविंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है। और आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म जो है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारे बॉडी से बाहर लैब वगैरह सब में कहीं पे ये रिएक्शन कराया जा सकता है, ठीक है, बस ये नॉट लिविंग होगा लेकिन रिएक्शन लिविंग होगा। ठीक है, एक जैसे कि एक मोलिकुल से बन के आगे वाला मोलिकुल्स बना, बायोमोलिकुल्स बना, जैसे कि एंजाइम से बना, ये सब बनना लिविंग रिएक्शंस में आता है। ठीक है, ये सब बॉडी के बाहर हो सकता है पर वो लिविंग नहीं होगा। लिविंग रिएक्शन हो सकते हैं पर वो लिविंग नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म लिविंग नहीं होगा। समझ आ गया? हाँ, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी डिफाइनिंग फीचर्स लाइफ होता है। ठीक है, देखते हैं। परहैप्स द
obvious and technically complicated features of the living organism is ability to sense their surrounding। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है ना सबसे बढ़िया वाला ये होता है, सबसे अच्छा एबिलिटी होना चाहिए सेंस ऑफ सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग को सेंस करना और इन्वायरमेंट को सेंस करना और रिस्पॉन्ड करना। ये क्या होता है, देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग लिविंग है, तो हम लोग के आस पड़ोस में जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे बॉडी का स्टिमुली होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टिमुली होता है। स्टिमुली क्या होगा, इम्पल्स भेज देगा क्या ब्रेन के पास कि टेम्परेचर बढ़ गया है, और ब्रेन इस पर तुरंत सेंस करना शुरू कर देगा, हमारा बॉडी सेंस करना शुरू कर देगा कि क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ गया, भागना है या फिर इसको कूल करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हम लोग क्या किए, मतलब रिस्पॉन्स दिए, तो वही होता है लिविंग का रिस्पॉन्स देना, ठीक है। लिविंग का क्या होता है, रिस्पॉन्स देना, स्टिमुली सेंड होता है फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल, समझा गया ना, फिजिकल तरीके से या फिर केमिकल तरीके से या फिर बायोलॉजिकल तरीके से, समझ आ गया ना, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल तरीके से, ये तीन तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, याद रखना ये तीन तरीके से क्या है, रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट स्टिमुली, इन्वायरमेंट स्टिमुली, इन्वायरमेंट स्टिमुली। अरे पेन ही नहीं चलता है यार, हाँ चलने लगा, इन्वायरमेंट स्टिमुली फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अरे यार, वी सेंस द इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। देखो हम लोग जो इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं ना, वो सेंस ऑर्गन से सेंस करते, जैसे कि सुगंध हो गया, तो सुगंध को हम लोग नाक से करते हैं, ठीक है ना, सेंस ऑर्गन से करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट वाटर टेम्परेचर। प्लांट क्या करता है, प्लांट रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल फैक्टर को, एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन आ गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया और टेम्परेचर हो गया, समझ आ गया, और अदर ऑर्गेनिज्म हो गया। अदर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, अदर ऑर्गेनिज्म हो गया, पोल्यूटेंट हो गया, ये सब चीज़ को प्लांट एक्सटर्नल फैक्टर से सेंस करता है। जैसे कि जैसे कि छुई मुई का प्लांट देखे हो, जैसे कि हम उसके आसपास जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं या उसको टच करते हैं, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, उस टाइम उस प्लांट में उस तरीके का जो है ना केमिकल रिलीज होता है, तो कि वो सुकड़ा देता है उस चीज, मतलब कि उसके लीफ को। तो वही बात है, क्या जो मस्ट ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म आसपास आ गया तो उससे उसको वो क्या करेगा, सेंस कर लेगा, ऑर्गेनिज्म को सेंस कर लेगा। और पोल्यूटेंट्स हो गया, पोल्यूटेंट्स हो गया, पोल्यूटेंट सबको क्या करेगा, ये